नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की कंबोडिया यात्रा की, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शुक्रवार को कंबोडिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए, जहां वह आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी गए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ जी की यह पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान आसियान भारत शिखर सम्मेलन और एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत आसियान स्मारक सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। यह वर्ष आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। भारत आसियान संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की कंबोडिया यात्रा की करेंगे, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भी करेंगे और इसमें कौन से मुद्दे उठेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे MPIDSS की एसोसिएट फेलो श्रुति पंडालाई जी से। श्रुति जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार विशेषज्ञ प्रोफेसर राजेंद्र हर्षे जी। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अनिल वाधवा जी मैं आपसे करूंगा। आसियान देशों की जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों महत्वपूर्ण है? क्या उद्देश्य है इसका? जैसे कि आपने कहा, ये आसियान इंडिया की एक कमेमोरेटिव समिट है। 30 साल पूरे हो गए हैं आसियान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फ्रेंडशिप ईयर भी मनाया जा रहा है। जब भी हमें आसियान इंडिया के बीच में एक समिट लेवल मीटिंग होती है तो उच्च स्तरीय लीडरशिप उसमें भाग लेते हैं। इस बार प्रधानमंत्री बाली समिट के लिए जा रहे हैं G20 में, इंडोनेशिया में कुछ ही दिनों में, और इसीलिए उपराष्ट्रपति हमारी जो डेलीगेशन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और साथ में एस जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं और एक बड़ा उच्च स्तरीय एक डेलीगेशन उनके साथ जा रहा है। काफ़ी सारे मुद्दे जो हमेशा भारत और आसियान की समिट मीटिंग में जिनकी चर्चा होती है जी, इस बार भी उनकी चर्चा होगी। मेनली जो मुद्दे उठते हैं वो हमारे जो द्विपक्षीय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में होते हैं। और कुछ इस दशक में हमने देखा है कि कनेक्टिविटी के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है आसियान के साथ में, उसके ऊपर भी फिर से रिव्यू होगा। 5 साल का जो हमारा प्लान होता है आसियान के साथ में, उसका रिव्यू होगा। हर साल ये रिव्यू होता है, तो कई सारे मुद्दे उसमें उठेंगे। हमने इस साल ये भी देखा है कि यूक्रेन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आसियान के संदर्भ में म्यांमार का मुद्दा भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन पर भी ज़रूर चर्चा होगी। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की जो कंबोडिया यात्रा है और आसियान जो देश हैं उनके साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो खासे महत्वपूर्ण हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? ऐसा है, देखिए कि जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है और हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ जा रहे हैं उनके साथ, तो एक मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण उनको स्थान हम दे रहे हैं हमारे रिश्तों में। अब एशियान की तरफ आप देखोगे तो देखिए आज नहीं हुआ है, सारा 1992 से आज तक ये चल रहा है और लगातार हम बढ़ रहे हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में। एक ज़माने में हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, आज उसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। और अगर थोड़ी बारीकाई से देखोगे तो 650 मिलियन वहाँ लोग रहते हैं, इतने बड़े एशियान देशों में, 10 देशों में,
और भारत का व्यापार भी $90 बिलियन का व्यापार भारत उनसे करता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए है। और आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस पर विचार तो ज़रूर होगा। 2-3 बातें मैं इसमें क्विकली बताना चाहता हूँ। एक तो है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो कनेक्शन है, यानी भारत, म्यांमार और थाईलैंड, उनको रेलवे लाइन से, रोड से जोड़ने की हम कोशिश करें। अगर वहाँ जुड़ गए तो हमें वो मार्केट और ज़्यादा अच्छी तरह से हासिल होगा। कोऑपरेशन तो पहले भी अनेक तरह से हुआ है, जैसे मलेशिया ने हमारा बॉम्बे पूना हाईवे एक्सप्रेस वे बनाया था जब वाजपेयी जी थे। तो इस तरह से तो कनेक्टिविटी का मुद्दा है ही। लेकिन जो अनिल जी ने एक बात बताई वो मुझे थोड़ी सी और विस्तार से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे देश आजकल रशिया और यूक्रेन की वॉर के संदर्भ में चिंतित है, क्योंकि आज जो तेल की समस्या है, भारी तेल सबको नहीं मिल रहा है। रशिया के साथ भारत ने अपनी डिप्लोमेसी करके पुराने संबंधों से तेल हम ला रहे हैं, लेकिन सब देशों का वो हाल नहीं है। उसी तरह से फूड इनसिक्योरिटी भी सारी दुनिया में बढ़ रही है, भारत की अभी तक वो नहीं है। तो वो सारे देश इस पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हो गए और भारत को उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि लेना और देना है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का बहुत बड़ा बेस होता है, उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। इतना मैं कहूँगा। जी श्रुति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें इस बार कौन कौन से मुद्दे खास रहने वाले हैं? पहले मैं बात करूंगा आसियान भारत शिखर सम्मेलन की। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें कौन से मुद्दे इस बार चर्चा में या एजेंडे में शामिल हो सकते हैं? मनोज जी, शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। एम्बेसडर वाधवा ने जैसे प्रोग्राम के बिगनिंग में ही कहा था कि जो आसियान और इंडिया की ये शिखर सम्मेलन है वो इसलिए इतनी मायने रखती है क्योंकि हम कुछ हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट बन चुकी है, उसमें हम एक और जो स्टेप रिव्यू में जोड़ रहे हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह बिल्डअप कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और जो बायलैटरल ट्रेड पे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विदेश नीति तो जैसे आप जानते हैं कि इंडिया ने अपनी इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई है उसमें आसियान का महत्वपूर्णता बहुत है। हमने ये कहा है कि हम कोई नई मैकेनिज्म या रीजनल आर्किटेक्चर नहीं बना रहे हैं, हम आसियान को महत्वपूर्ण देते हैं। जो एग्जिस्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर है जैसे कि ईस्ट एशिया समिट है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा 14वीं ईस्ट एशिया समिट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया था। उसी के तहत जो एम्बेसडर वाधा और बाकी स्पीकर्स ने मेंशन किया है कि कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, ये सब एजेंडा पे जरूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे हमने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह को, जापान, इवन इंडोनेशिया को रोल्स दिए हैं, उसी तरह से हम चाहेंगे कि आसियान भी मैरीटाइम गवर्नेंस इनिशिएटिव्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम कहते आए हैं कि आसियान की जो आउटलुक ऑफ इंडो पैसिफिक है और हमारी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में बहुत मिलाप है। तो अगर हम उसकी बातों के आगे उसके कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या होंगे वो आएगा। फिर ट्रेड की बात हुई थी। अगर आपको याद होगा, पीयूष गोयल साहब ने पिछले साल कहा था कि हम जो इंडिया आसियान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कुछ चीजें वापस डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि अब बिकॉज थर्ड पार्टी मिसयूज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हिंट हम चाइना की तरफ दे रहे हैं, पर हमने ये भी कहा है कि हमारा ट्रेड पोटेंशियल अभी 80 बिलियन है, 200 बिलियन तक जा सकता है अगर नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स वगैरह पे बात होगी। तो फिर उस दिशा में हम आगे कुछ देख सकते हैं, उस डिस्कशंस पे होगा और ज्यादा चर्चा हो सकती है। और फाइनली इस बार ये मीटिंग के बाद हमारे जो ADMM प्लस मीटिंग होती है, जहाँ के आसियान और उनके डायलॉग पार्टनर्स की रक्षा मंत्री लेवल पर मीटिंग होगी। उस बार अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग सुनी होगी, उसमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी कि हमारे रक्षा मंत्री एक स्पेशल मीटिंग करेंगे आसियान मेंबर्स के साथ, डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ। श्रुति जी, एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन पहले अनिल वाधवा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं
भारत और आसियान देशों के, ये कितने और क्यों महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए? भारत की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है और आसियान देशों की दृष्टि से भारत उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, पहले तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण आजकल वो मुद्दा है। कल्चरल लिंकेजेस जो हैं वो काफी सालों से हमारे बने हुए हैं। जी। लेकिन अभी ट्रेड पिछले साल 98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और ये कोविड के बाद ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो 118 बिलियन डॉलर इन्वेस्टेड है इंडिया में आसियान कंट्रीज से, और आसियान कंट्रीज में भारत ने भी 55 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। और ज़्यादातर निवेश जो है वो सिंगापुर के साथ ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी देशों के साथ ये जो निवेश है वो आगे बढ़े। और दूसरी बात, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने साइन करे हैं, हम चाहेंगे कि उसका रिव्यू जल्द से जल्द किया जाए। जैसा कि श्रुति जी ने कहा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका टाइमली रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साल पहले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके ऊपर चर्चा हुई थी और उसके बाद अब 12 साल बीत चुके हैं। उसके बाद 2018 में सर्विसेज के ऊपर जो एग्रीमेंट थी उसके ऊपर सभी आसियान देशों की मंजूरी हुई और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंजूरी हुई, लेकिन इसकी रिव्यू जो है वो नहीं हो पाई है। और आजकल जो सर्कमस्टांसेस हैं भारत की इकोनॉमी में, आसियान की इकोनॉमी में, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जी। तो भारत चाहेगा कि इसका जल्द से जल्द रिव्यू हो। दूसरा मुद्दा कनेक्टिविटी का है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो डायरेक्ट कनेक्शंस हैं आसियान कंट्रीज के साथ में, वो बहुत कंट्रीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां से हमें दूसरे आसियान कंट्रीज के वाया जाना पड़ता है। तो जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो ट्रेड पे उसका असर पड़ता है। इसी तरह से मैरीटाइम साइड में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो तभी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है जब हमारी सी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए ट्रांजिट ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट के ऊपर हम उसके ऊपर महत्वपूर्णता हम लाएं इस रिलेशनशिप में। और ये सब जो मुद्दे हैं ये हम लगातार आसियान के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। अब आजकल की सिचुएशन में जो रक्षा के मुद्दे हैं वो आगे सामने आ गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और चाइना का जिस तरह से रवैया रहा है, हम देख रहे हैं कि भारत ने अपने सभी जो आसियान देश हैं उनके साथ में जो रक्षा की द्विपक्षीय वार्ताएं हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया है, और आगे चलकर ये आगे भी और बढ़ेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ में उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो आसियान देशों का समूह है, वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये कितना प्रभावशाली है, और दूसरा जिस तरफ अनिल वाधवा जी ने इशारा किया कि चीन की जो एक आक्रामक रणनीति रही है, जो नीतियां रही हैं, उसके खिलाफ अगर मैं कहूं भारत और आसियान देश एक शांतिपूर्ण ढंग से कैसे व्यापार और सांस्कृतिक उस पर काम हो सके, इस पर जोर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? कि दो मुद्दे, आपने पहला सवाल जो पूछा मैं उसका जवाब बाद में देता हूं जी, और दूसरे सवाल का पहले देता हूं। जी। अब ये सबको मालूम है कि चीन के शी जिनपिंग को तीसरी टर्म मिली है और माओ जेडुंग के बाद है सबसे ज़्यादा बलवान नेता चीन में आए हुए। 7 जो पोलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी उनके लॉयलिस्ट है। तो अब जो वो शीपिंग जो करेंगे वही कानून होगा, भाई इतने वो पावरफुल बन चुके हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि साउथ चाइना सी में तो बहुत सारा इंटरवेंशन चाइना कर ही रही है, ईस्ट एशिया के समुंदर में भी कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया में भी कर रही है, वियतनाम को भी चाइना तंग करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चाइना भी एक मैरीटाइम पावर हो गई है, उसकी एक मैरीटाइम सुरक्षा है और लगातार अमेरिका की पावर चाइना चैलेंज करना चाहती है। और इसी सिलसिले में 2027 तक ताइवान चाइना इंटीग्रेट करना चाहती है विद इन इट्स फोल्ड। तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिमान देश उससे आने वाला है, क्योंकि 100th एनिवर्सरी को चाइना
अमेरिका से कॉम्पीट करके उसको डिथ्रोन ही करने के मूड में है। तो इतना इतना एक इम्बैलेंस दुनिया के वर्ल्ड पावर्स में होने वाला है अगर चाइना ऐसा डेवलप करे तो। अब जहाँ तक करो ईस्ट एशियन एशियान देशों का सवाल है तो भारत के उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइना अभी भी अगर हर तरह से विचार करोगे तो एक बहुत डोमिनेंट मुल्क वहाँ का है। और आपने जब 10 देशों के बारे में एशियन के बारे में पूछा तो आपने डायलॉग पार्टनर्स जब उन पर विचार नहीं किया। डायलॉग पार्टनर में भारत आता है, जापान आता है, रशिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, इंडोनेशिया आता है, तो सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो ये सारे बड़े बड़े डायलॉग पार्टनर्स हैं और ये एरिया इतना क्रूशियल है कि कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत को कभी कभी वियतनाम से जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होता है नेवल मैटर्स में, जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, उस तरह के काफ़ी विचार हमें करने पड़ेंगे। और एक और बात है जो क्वाड की, यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक देश सब मिलके क्वाड के वो किस तरह से चीन को कंटेन कर सकते हैं, ये भी मुद्दा है। जापान भी चीन से पीड़ित है, ऑस्ट्रेलिया भी पीड़ित है, भारत भी, और अमेरिका सबके साथ है इन चारों के। तो एक चीन को शह देने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों का भी एक योग्य उपाय हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सब करोगे तभी, यानी चीन को थोड़ा थोड़ा कंटेन करोगे, उसकी डोमिनेंट प्रवृत्ति है वो कंटेन करोगे, तब आप अच्छी तरह से ट्रेड रिलेशंस निभा पाओगे, फाइनेंस रिलेशन निभा पाओगे, कनेक्टिविटी बना पाओगे। ये सारा पॉसिबल तब है। और जो एक मुद्दा आया कि FTA के एग्रीमेंट कैसे रिवाइज करोगे, वो भी करना है आपको। तो ये सारे, क्योंकि एक भारत के साथ एक हैंडीकैप छोटा सा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अरेंजमेंट्स में हम नहीं है, वो भी एक मुद्दा हम लोगों के साथ है। और दूसरा कि चाइना लगातार समुद्र के क्षेत्र में बहुत बढ़ रहा है। मलाक्का स्टेट से लेकर अब डिजिबुती में उन्होंने अपना एक नेवल और मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। तो है ना, हम साउथ चाइना टी टू डिजिबुती इन अफ्रीका, इतना बड़ा अगर पावर चाइना ले चुकी है तो कहीं ना कहीं हमें चाइना के बारे में सोचना ही है। जाहिर तौर पे जो चीन की नीतियां हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जो आसियान देश हैं उनके बीच भी कई सवाल उठते रहे हैं, वैश्विक स्तर पे सवाल उठते हैं। जाहिर तौर पे भारत और आसियान देश जो हैं वो दोनों का लक्ष्य चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं उसके विपरीत क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास स्थापित करना है। लेकिन श्रुति जी, मैं आपसे उसी सवाल पे आता हूं कि सबसे बड़ा सवाल रक्षा का है, सुरक्षा का है। और भारत आसियान के संबंधों में इस वर्ष एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है कि 20 नवंबर 2022 को भारत एवं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। यह कितना महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है और इसका आने वाले समय में क्या असर हो सकता है? देखिए मनोज जी, जैसे आपने कहा था, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि रक्षा मंत्री भारत के इन आसियान देशों के साथ, उनके डायलॉग पार्टनर्स के साथ मिलके बात करेंगे। यहाँ पे इंडिया को एजेंडा सेटिंग का मौका मिलेगा और जो इनिशिएटिव्स हम कहना चाहते हैं इंडो पैसिफिक के तौर पे, हमारी सुरक्षा नीति के तौर पे, उसको हम उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर पाएंगे। ये याद रखिए कि ये मीटिंग कंबोडिया में हो रही है, जहाँ पे जैसे पहले स्पीकर्स ने बोला था, चीन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है। थोड़े महीनों पहले खबर आई थी कि यहाँ कंबोडिया में शायद एक डिफेंस बेस बना रही है चीन, और उसका क्या असर पड़ेगा और वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन पे, ये तो हम सब गेज कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि इंडिया की समुद्री नीति या सुरक्षा नीति या मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, हम जब कहते हैं कि हम आसियान की कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, हम कैसे बिल्ड करेंगे, हम क्या इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, ये बहुत अच्छा मौका है उन देशों के साथ शेयर करने का कि ये कैसे आगे जाएगा। ये जो मीटिंग हो रही है, इसके पहले एक अनाउंसमेंट हो चुकी है आसियान और इंडिया की पहली मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है जो आगे जाके हमारे को हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन बिल्ड करने का मौका देगी। अभी प्रीवियस स्पीकर प्रोफेसर साहब ने बोला था कि क्वाड का लिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है इन मैनेजिंग द सिक्योरिटी आसियान देशों की। और इस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि
अभी तक जो क्वाड की इनिशिएटिव जैसे अनाउंस हुई हैं टोक्यो और जापान में, कि जब उन्होंने बोला था कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव आएगा, तो आसियान देशों में पहले थोड़ा एक रिलक्टेंस था कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। पर ये इनिशिएटिव इंडिया क्योंकि इस में भाग ले रही है, और इसके साथ हम कॉन्ग्रुएंसेस बिल्ड करते सकते हैं, क्योंकि मैरिटाइम इंफॉर्मेशन का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का एक कोऑपरेशन टेबल होता है वो ज्यादा अच्छा बन जाएगा एक बार हमारी ये मीटिंगें हो जाएंगी। और अंडर ये जो क्वाड के इनिशिएटिव में आपकी इरेगुलर अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग जो कहते हैं, रेगुलर अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो ग्रे जोन एक्टिविटीज में आती हैं चाइना की, उसके अगेंस्ट भी हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं इन देशों की। तो बहुत सारी नई इनिशिएटिव्स मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में एक्चुअली डिलीवर कर पाएंगी अगर भारत और आसियान देशों में अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये हम उम्मीद रख सकते हैं इन मीटिंगों के बाद इन चीजों पे आगे बढ़ावा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अनिल वाधवा जी, व्यापारिक समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी खासा अहम है, इस पे खासा जोर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? समुद्री सुरक्षा का मुद्दा काफी सालों से इसके ऊपर इसका जो महत्व है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि चीन के जो एक्शंस हुए हैं पिछले एक दशक में जी उसकी वजह से इसके ऊपर काफी जोर दिया गया है। सभी देश चाहते हैं कि उनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, वो बनी रहे, और भारत ने इसके तहत 2-3 कदम उठाए हैं। एक तो कोस्टल रेडार सिस्टम भारत ने आसियान कंट्रीज के साथ उसका पहले इनिशिएशन किया था। उसके बाद जब आसियान की जो लीडरशिप दिल्ली में मिले थे, उस टाइम पर ये मेन मुद्दा बनाया गया था, और कैसे समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाया जाए उसके तहत भारत ने कई सारे प्रस्ताव रखे थे। अगर हम देखें तो भारत का जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है जी, उसमें भी समुद्री सुरक्षा के ऊपर 4 या 5 पिलर्स हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये इनिशिएटिव आगे किया गया है। और फिर उसके बाद चौथा स्टेप जो भारत ने लिया है क्वाड के तहत हमने देखा कि जो फ्यूजन सेंटर्स हैं जो सिंगापुर में है, गुड़गांव में है, उन सभी ने जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं, और उसके चलते जो एक्सरसाइजेज हुई हैं क्वाड के तहत और इंटरऑपरेबिलिटी जिसको कैसे आगे बढ़ी है, वो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को आगे बढ़ाती है और समुद्री सुरक्षा को और सुरक्षा देती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर रक्षा के संबंध में आगे काफी जोर भारत देता रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे और हैं। पहला आसियान देशों और भारत के बीच आर्थिक सहयोग का है, क्योंकि दोनों के बीच एक व्यापारिक पुरानी एक परंपरा रही है, सहयोग रहा है दोनों देशों के बीच। सांस्कृतिक परंपरा के साथ भी दोनों देश जो हैं, आसियान देश और भारत, एक दूसरे के खासे नजदीक रहे हैं। लेकिन सवाल पूर्वोत्तर में उग्रवाद का है, आतंकवाद का है। हालांकि पूर्वोत्तर में शांति का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद चाहे मादक पदार्थों का विषय हो या उग्रवाद का विषय हो, आसियान देशों के साथ भारत का यह मुद्दा भी खासा महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि एक उग्रवाद का जो प्रचार प्रसार हो रहा है सभी जगह, उसको कंटेन करना ये 10 वो देश और हमें हमेशा करना पड़ेगा। अब एक बात है कि भारत में तो हमेशा एंटी टेररिज्म से स्टैंड लिया हुआ है पूरा, और जहाँ तक पाकिस्तान का टेरर है उसको तो पब्लिकली यूनाइटेड नेशंस में सारे फोरम में उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन जहाँ तक उत्तर पूर्व भारत है, सारे हमारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ का जो इंसर्जेंसी टेररिज्म है उसको कहीं ना कहीं बर्मा से, म्यांमार से, कहीं ना कहीं चाइना से भी हेल्प मिलती है। तो हमें लगातार चीन और म्यांमार से वार्ता करनी पड़ेगी इस विषय पर, क्योंकि एक टेररिज्म को कंटेन करना ये सब कन्वेंशनल वॉर होती है, और सब कन्वेंशनल वॉर में लड़ाई करना अभी तक कोई भी देश ऐसा दुनिया का नहीं है जो पूरी तरह से ट्रेंड है, क्योंकि टेररिस्ट हमेशा डिस्पर्स्ड रहते हैं, और वो सभी साउथ ईस्ट एशिया में सभी जगह है, उनके सारे ग्रुप्स कभी कभी किसी विशेष
धार्मिक संप्रदाय के भी कभी हो सकते हैं लोग, लेकिन वो डिस्पर्स रहते हैं। इसलिए इस पर आपस में समझौता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये भारत का और इन देशों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तो बिल्कुल वो करेंगे, 10 देश और भारत बिल्कुल इस पे करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से सारे ही देश इतने परेशान हैं। और इसमें मैं समझता हूँ 10 देश और भारत अगर देखोगे तो नेवी के हिसाब से तो भारत सबसे ताकतवर है। तो भारत सामग्री सब सुरक्षा तो दे ही सकता है, लेकिन टेररिस्ट का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग किस्म के टेररिस्ट अलग अलग जगह, जैसे सोमालिया में पायरेट्स होते हैं, यहाँ कुछ और तरह के होते हैं। तो ये मादक पदार्थों का आपने जो उल्लेख किया वो भी एक ऐसी बात है कि यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से कुछ आए मादक पदार्थ, तो कोई अरब देशों में जाए, इस तरह से इलिसिट ट्रेड भी होता है। तो ये सारे मुद्दे जो है, इसके लिए क्या एक शिखर परिषद में पूरी तरह से चर्चा होनी पड़ेगी, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल के द्वारा और सारी सिक्योरिटी ब्रांचेस के द्वारा उस पर एक ठोस विचार करना पड़ेगा और एक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा का ये प्रॉब्लम करने वाला मुद्दा सारे देशों के सामने है, ना केवल इस रीजन में पर दुनिया में। लेकिन इस रीजन को अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ इस मामले में करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की कंबोडिया यात्रा भारत और आसियान देशों के जो संबंध हैं उन्हें और मजबूती प्रदान करेगी, नई दिशा प्रदान करेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।